नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खबर से, जिन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया है। ईडी ने 10 दिन रिमांड मांगी थी। शराब घोटाले मामले में आज जब ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया तो ईडी ने कई बड़े दावे किए। ईडी के रिमांड नोट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम के साथ मिलकर और साउथ की लिकर लॉबी के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी की और शराब पॉलिसी में कई बदलाव करवाए। ये बदलाव कुछ इस तरह से हुए जिससे कि शराब कारोबारियों को फायदा हुआ और इसके बदले शराब कारोबारियों ने एक मोटा कमीशन आम आदमी पार्टी को दिया, जिसमें साउथ की लिकर लॉबी ने करीब 300 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए और ये सारा पैसा गोवा और पंजाब के चुनाव में इस्तेमाल हुआ। इसमें करीब 45 करोड़ रुपए गोवा गया, जो कि हवाला के जरिए गया। ईडी ने यह भी दावा किया कि जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जो सचिव रहे हैं सी अरविंद, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मार्च 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहाँ एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उनको एक 30 पेज की जीओएम रिपोर्ट मिली और इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो शराब का थोक कारोबार है वो निजी हाथों में सौंपा जाए। उनका कहना यह था कि उन्होंने पहले कभी भी ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी थी। तो ये काफ़ी अहम बयान था सी अरविंद का। और इस मामले में ईडी ने यह भी कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो एक कंपनी की तरह है, यानी कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को एक कंपनी की तरह चला रहे थे और लगातार जो शराब कारोबारी हैं उनसे फ़ायदा लेकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे थे। ये घटनाक्रम कोर्ट में हुआ, लेकिन आज सुबह से क्या घटनाक्रम हुआ है इसके बारे में भी मैं जानकारी देता हूँ। सुबह करीब 7 बजे अरविंद केजरीवाल को नाश्ता दिया गया और जो दवाई वो लेते हैं उनको वो दवाइयाँ दी गई। इसके बाद उनकी मेडिकल जाँच हुई। वो ईडी के लॉकअप में है, उस लॉकअप में उनको रखा गया है और उस लॉकअप में कोई बेड नहीं है, एक बिस्तर नीचे बिछा हुआ है, वहीं पर उन्होंने रात काटी। इसके बाद जो अरविंद केजरीवाल हैं उनसे पहले राउंड की पूछताछ जो है वो सुबह करीब 9:30 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच में हुई। इसी बीच जो केजरीवाल के वकील हैं एएम सिंघवी, वो सुप्रीम कोर्ट गए और सीजीआई से इस मामले में सुनवाई की मांग की। सीजीआई ने मामला जस्टिस खन्ना की बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन जस्टिस खन्ना के पास जब वो पहुंचे तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि ये एक रिट पिटीशन है, इसलिए आप सीजीआई के पास दोबारा जाएं। लेकिन फिर एएम सिंघवी सीजीआई के पास नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपनी जो याचिका है वो वापस ले ली और कहा कि वो जो लोअर कोर्ट है वहाँ पर वो अप्लाई करेंगे। इसके बाद करीब 2 बजे अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लेकर गई और उनको 2 बजे कोर्ट में पेश किया गया। 2 बजे उनके मामले की सुनवाई हुई और ये जो बहस है दोनों पक्षों के वकीलों की, काफ़ी लंबी बहस चली। इसके बाद करीब 5:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया। बड़ी बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी। तो जो त्वरित आम आदमी पार्टी ने प्लानिंग करी है वो ये है कि 23 मार्च शनिवार को शहीदी दिवस है। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनकी शहादत हुई थी। तो इसी दिन दिल्ली के शहीदी पार्क में आम आदमी पार्टी के सभी सांसद, विधायक, पार्षद, मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान, इंडिया दल के जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनके जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मिलकर वहां पर बीजेपी के खिलाफ जो है मोर्चा बुलंद करेंगे। इसके बाद 24 मार्च को प्रधानमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। ये विरोध प्रदर्शन का तरीका होता है। 25 तारीख होली है, तो होली के दिन कोई विरोध प्रदर्शन तो नहीं होगा, लेकिन लोगों से मिलकर आम आदमी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो समझाएंगे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया है। और इसके बाद मंगलवार 26 मार्च को प्रधानमंत्री के घर का घेराव आम आदमी पार्टी करेगी। तो ये एक विरोध प्रदर्शन की पूरी रूपरेखा है जो आम आदमी पार्टी ने तय की है अपने सर्वोच्च नेता की गिरफ्तारी के विरोध में। ये तो आम आदमी पार्टी के स्तर पर है कि विरोध प्रदर्शन कैसे करेंगे। अब बात है कि आगे दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और ईडी हिरासत में वो रहेंगे। तो
ये तय हुआ है और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने कहा भी है और आम आदमी पार्टी के सभी लोग ये कह रहे हैं, पहले से तय हुआ है कि गिरफ्तारी होने पर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन अब जब ये होगा, अभी तक तो ये तय किया था और वकीलों से सलाह करने के बाद ही आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है, लेकिन कहने में और होने में, प्रैक्टिकल में कितना अंतर आता है ये हम सब समझते हैं। तो अब जब सरकार जेल से चलाने की बात आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है, मुख्यमंत्री वो हैं, तो फिर किस तरह से ये सरकार चलेगी, क्योंकि सरकार चलाने के लिए बहुत सारा कंसल्टेशन करना होता है, मीटिंग करनी होती है, दस्तखत करने होते हैं। तो क्या सवाल ये उठ रहे हैं कि जब तक कि कंसल्टेशन की इजाज़त कोर्ट से ना मिल जाए तब तक कंसल्टेशन करेगा, या जब तक कोर्ट से इजाज़त ना मिल जाए तब तक सिग्नेचर जो हैं वो अटके रहेंगे, जब तक कोर्ट इजाज़त ना दे तब तक मीटिंग अटकी रहेंगी क्या? तो ये कुछ एक सवाल हैं जो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी सरकार को खास तौर से इसके जवाब ढूंढने होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कहने में और एक्चुअली उसको अप्लाई होने में बहुत अंतर होता है। और विपक्ष जो है, यानी खासतौर से बीजेपी जो है, वो इसको मुद्दा ज़रूर बनाएगी कि देश में पहली बार हो रहा है कि जेल से सरकार चलाई जा रही है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। हालांकि हुआ तो ये भी नहीं है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुए हैं तो सरकार भी जेल से चलाने वाली नौबत आई हुई है। शिकायतें, लड़ाइयाँ अफसरों में और चुनी हुई सरकार में, उपराज्यपाल में चल रही हैं। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से जो पहले से लड़ाई चली आ रही है, अब जब जेल से सरकार चलाने की नौबत आएगी तो ये जो लड़ाई है, ये जो टकराव है, ये किस दिशा में जाता है और क्या आम आदमी पार्टी प्लान भी कोई लेके आती है दिल्ली में अपनी सरकार को चलाने के लिए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी रोहित विश्वकर्मा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी के मीडिया कन्वीनर बन चुके थे, मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को अरविंद केजरीवाल से मिलवाया था और उनसे मिलवाने के बाद वो अरविंद केजरीवाल के दाहिना हाथ बन चुके थे, क्योंकि जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी उसका हिस्सा विजय नायर खुद थे। के कविता के भी काफ़ी करीब विजय नायर आ चुके थे, जिसके बाद के कविता की भी गिरफ्तारी की गई थी इसी मामले को देखते हुए, क्योंकि उनके भी तार साउथ की लीकर लॉबी से जुड़ रहे थे। और जो उस पर बात सामने आ रही थी कि जो हवाला के थ्रू जो पैसा जा रहा था, वो फ़िलहाल 40 करोड़ रुपए हवाला के थ्रू यहाँ से पैसा भेजा गया था गोवा में इलेक्शन कैंपेन के लिए आम आदमी पार्टी के। ये भी एक बड़ा आरोप यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिला। लेकिन अब फ़िलहाल एक के बाद एक दलीलें यहाँ पर पेश की गई और ये भी बताया गया कि अरविंद केजरीवाल मुख्य आरोपी है। इसके साथ साथ जितने तमाम नेता उनके साथ इसमें जुड़े हुए थे, वो सबके नाम भी इसमें शामिल है। 16 लोग अभी तक इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पर आम आदमी पार्टी के वकील एएम सिंघवी ने कहा कि देखिए, आप इनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का। वही 2-4 लोग हैं जिनको ये बार बार गवाह बना रहे हैं, और आखिरकार ऐसे किसी को गवाह कैसे माने जो पहले आरोपी था, अब सरकारी गवाह बना दिया गया है, क्या पता उस पर दबाव बनाया हो। इस पर वापस से जो ईडी के लॉयर हैं उन्होंने कहा कि इस पर हम चर्चा ट्रायल कोर्ट में करेंगे, फ़िलहाल अभी रिमांड को लेकर के बात यहाँ पर की जा रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल के जो वकील है उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आखिर ऐसा क्यों है कि 2 साल से जो पूरी इन्वेस्टिगेशन थी इस मामले में वो चल रही थी, लेकिन गिरफ्तारी अभी की गई है। वो भी ठीक तब जब इलेक्शन सर पर है, आचार संहिता पहले से लग चुकी है, उससे पहले ये सब क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल। जिस तरीके से एक के बाद एक गिरफ्तारी की गई है, आखिरी गिरफ्तारी फ़िलहाल अभी तक अरविंद केजरीवाल की गई है और ये 16वां गिरफ्तारी थी यहाँ पर। और बताया यही जा रहा है कि मुख्य आरोपी अब अरविंद केजरीवाल है। और साथ ही जो एक बड़ा आरोप और लगाया गया था ईडी द्वारा, वो ये था कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा ये पार्टी नहीं है, बल्कि इनके जो नेता है वो इनके एम्प्लॉयज़ है। ये एक बड़ा आरोप भी ईडी के द्वारा आम आदमी पार्टी पर लगाया गया था। इसका मतलब ये भी बनता है कि हो सकता है अब पूरे जो इसका इन्वेस्टिगेशन का कस्टडी है, यानी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी इस पूरे मामले में बनाया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल 7 दिन की जो रिमांड है वो ईडी को सौंप दी गई है। अब देखना ये होगा कि 7 दिन के बाद ईडी क्या करती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन करण पात्रा के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। लोकसभा चुनाव की घोषणा हुए 6 दिन से ऊपर का समय निकल चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है।
बड़ी वजह वंचित बहुजन अघाड़ी तो है ही, लेकिन खबर यह भी है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के बीच 3 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों के बंटवारे के लिए एमवीए नेताओं की दर्जन भर बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई नतीजा निकल नहीं पा रहा है। सूत्रों के मुताबिक तीनों पार्टियों में 20 शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को, 18 कांग्रेस को और 10 एनसीपी शरद चंद्र पवार को देना तय हुआ है। लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर से बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। शायद यही वजह है कि गुरुवार को शरद पवार के घर हुई मीटिंग में जयंत पाटिल ने प्रकाश आंबेडकर की पत्नी अंजलि आंबेडकर से फोन पर बात की। हमारी उनकी बात चल रही है। आज जयंत पाटिल ने उनसे बात की, मिसेस अंबेडकर ने भी बात की और उसमें से रास्ता निकाल रहे हैं। मिसेस आंबेडकर पण बोलल्यात आणि त्याच्यामधून आता मार्ग काढतोय आम्ही। सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रही है कि अंजलि आंबेडकर अपने बेटे सुजात को राजनीति में स्थापित करना चाहती हैं और उसके लिए इससे बढ़िया मौका उनको नहीं मिलेगा जब समान विचार वाली सभी पार्टियां एक साथ हों। इसलिए बताया जा रहा है कि बातचीत सकारात्मक रही और जल्दी फैसला हो जाएगा। हालांकि वंचित बहुजन अघाड़ी का आरोप है कि उसे जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। वंचित बहुजन अघाड़ी को बदनाम करने का प्रयास प्रस्थापित पार्टियां हमेशा करती रहती है। अब उनके साथ मीडिया भी जुट गया है, ऐसा दिख रहा है। सुबह से कुछ चैनल पर झूठी खबरें चलाई गई। वंचित बहुजन अघाड़ी ने 6 सीटों की मांग करने की झूठी खबर आज फैलाई जा रही है। हम मीडिया हाउसेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि कंफर्म किए बिना ऐसी झूठे खबरें ना चलाएं। वंचित बहुजनों का ये राजकीय आंदोलन आगे ले जाने का काम हम कर रहे हैं। उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास आप न करें, उसे बदनाम करने का प्रयास न करें। हालांकि एमवीए में सीट शेयरिंग का मामला सिर्फ वंचित बहुजन अघाड़ी की वजह से नहीं, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच 3 सीटों पर खींचतान से भी अटका है। ये 3 सीटें हैं भिवंडी, सांगली और रामटेक। सूत्रों के मुताबिक भिवंडी में कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट, जबकि सांगली और रामटेक में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बीच पेंच फंसा हुआ है। लेकिन उद्धव ठाकरे अपने उम्मीदवार घोषित करते जा रहे हैं। आज मैं चंद्रहार पाटिल के नाम की घोषणा करता हूं। शिवसेना के हमारे उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल सांगली लोकसभा चुनाव से लड़ेंगे। जाहिर है कांग्रेस इस बात को लेकर परेशान है। ज्या जागेमध्ये अजूनही चर्चा पूर्ण झाल्या नाही, उसमें गठबंधन का कोई जाए नहीं, ये सिद्धांत होता है। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साहब का दौरा चल रहा है, इसलिए गए होंगे। क्यों जा रहे हैं उनका प्रश्न है। पूर्ण महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे साहेबांचा दौरा चाललेला आहे। योगायोगाने ते सांगलीला चालले असतील, काही काम असेल त्यांना दुसरं, तर त्याच्यामुळे स्वाभाविक आहे की ते स्वतः जातात आहेत। कशासाठी जातात तो त्यांचा प्रश्न। महाराष्ट्र में एमवीए की तरह महायुति में भी सीटों के बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। वैसे दोनों गठबंधन के नेताओं का दावा है कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये तय हो चुका है। सिर्फ सीटों के अदला बदली पर बातचीत चल रही है। मुंबई से कैमरामैन अरुण पेडनेकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में पहले चरण में विदर्भ के 5 प्रमुख सीटों पर चुनाव है और उनमें से ही एक चंद्रपुर सीट की बात करते हैं, जहां लड़ाई दिलचस्प नजर आ रही है। कांग्रेस अपनी एकमात्र इस जीती हुई सीट चंद्रपुर को बचाना चाहती है। ऐसे में इतनी बड़ी उलझन है कि उम्मीदवार पर अभी तक मुहर नहीं लगा पाई है। तो वहीं बीजेपी ने अपने धुरंधर नेता सुधीर मुनगंटीवार को यहां पर उतारा है, लेकिन इससे अंदरूनी लड़ाई की भी बात और अटकलें सामने आ रही हैं, जिससे शायद पार्टी को चुनाव में नुकसान पहुंच सकता है। तो चुनाव एक तरफा नहीं बल्कि कांटे की टक्कर नजर आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर सीट पर ये रिपोर्ट। 2019 में महाराष्ट्र की जिस इकलौती सीट चंद्रपुर पर कांग्रेस जीती, उसी को लेकर इस बार उलझन है कि टिकट किसे दी जाए। वहीं बीजेपी ने 4 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर को पीछे छोड़कर ये सीट राज्य सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को दे दी है। 19 अप्रैल को पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें चंद्रपुर सीट की लड़ाई कितनी दिलचस्प रहने वाली है, आइए आपको दिखाते हैं। चंद्रपुर लोकसभा सीट पूर्वी विदर्भ इलाके में आती है। ये क्षेत्र लंबे समय तक कांग्रेस का मजबूत गढ़ था। 2019 से पहले यहाँ बीजेपी ने जीत की हैट्रिक भी बनाई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने इस सीट पर वापसी की थी। हमारा लक्ष्य जो है, अगर वो संकल्प निश्चित होता है तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा।
और मैं 6 बार चुन के आया हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में ही जटी गई थी। पर जनता ने प्रेम बताया ना, आखिर जनता को भी ध्यान में आता है कि विकास कौन कर सकता है। चंद्रपुर में एमवीए का कैंडिडेट, हालांकि अनाउंस हुआ नहीं है उनका कैंडिडेट, लेकिन आपको लग रहा है कोई किसी तरह की टक्कर नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखो, मैं टक्कर होगी नहीं होगी इस पे जाता ही नहीं, क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये जनता के विकास की लड़ाई है। सत्य असत्य, धर्म अधर्म, विकास विनाश, प्रगति अधोगति, लोगों को चयन करना है कि सत्य की ओर खड़े रहे या असत्य की ओर खड़े रहे, धर्म की ओर खड़े रहे या अधर्म की ओर खड़े रहे, विकास की ओर खड़े रहे या विनाश करने वाले पार्टियों को साथ दे, प्रगति का साथ दे या अधोगति का साथ दे, एक परिवार को साथ दे। जिसने अपने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ा वो मोदी जी हमें चाहिए, जिन्होंने परिवार बसाने के लिए देश छोड़ा वो कांग्रेस के नेता चाहिए, सीधी बात है। चंद्रपुर 1952 में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बना। पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने 1996 में यहां से चुनाव जीता। बीजेपी को उस वक्त के कांग्रेस के गढ़ में पहली सफलता मिली। अहीर ने 2004, 2009 और 2014 में सीट जीती। 2019 में कांग्रेस ने जो इकलौती सीट जीती वो चंद्रपुर ही थी। तब कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश धानोरकर ने हंसराज अहीर को हराया था। मई 2023 में सांसद धानोरकर के निधन के बाद ये सीट खाली है। हंसराज अहीर को इस बार भी आस थी, लेकिन मुनगंटीवार को टिकट मिला। अब अटकलें हैं कि अंदरूनी मतभेदों से कहीं नुकसान न हो जाए। टिकट देना लेना ये पार्टी का आकलन होता है। ऐसी कई लोगों की टिकट कटती है, कई लोगों की टिकट कटती है, कई लोगों को मिलती है। जब मुझे टिकट मिल गई तब किसी की कटी थी, जब उनको टिकट मिल गई तब भी कटी थी। तो उनको टिकट मिल गई, उसके पहले मैं भी लोकसभा का कैंडिडेट था कॉलेज में जब पढ़ता था, तो मेरी जगह पे उनको टिकट दी थी, अब उनकी जगह पे मुझे दी है। तो ये तो चक्र है, इसमें नाराजी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। किसी तरह की कोई बाधा आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप फेस नहीं देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, पार्टी को मैं जानता हूँ, मैं महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। हमारा लक्ष्य टिकट नहीं होता, हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं होता, जनता का दिल जीतना ये हमारा लक्ष्य होता है। इधर कांग्रेस विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार की बेटी शिवानी वडेट्टीवार या सुरेश धानोरकर की पत्नी विधायक प्रतिभा धानोरकर में से किसी एक को मौका दे सकती है। इस सीट को पाने के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जातीय और सामाजिक समीकरण बिठाए जा रहे हैं। चंद्रपुर यानी सारा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ कुछ बहुत खनिकर्म वो मुद्दा वहाँ का प्रमुख मुद्दा है। मगर मुझे लगता है इलेक्शन में ये स्थानिक मुद्दे, लोकसभा इलेक्शन में ये सारे स्थानिक मुद्दे नहीं आ सकते। वो नेशनल आरक्षण भी आपको लग रहा है? मराठा आरक्षण का थोड़ा मुद्दा आएगा, मगर इतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कुणबी जो है, जो बाकी मराठा है, वो मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र दिए जाने का जो निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने, एकनाथ शिंदे सरकार ने लिया है, उसका थोड़ा सा फायदा मुनगंटीवार को, बीजेपी के कैंडिडेट को हो सकता है। इस लोकसभा सीट में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 3 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस का और 1 सीट निर्दलीय के पास है, यानी टक्कर एक तरफा नहीं। मुंबई से कैमरामैन संतोष के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जैसलमेर से तस्वीरें, संगीत में डूबी होली के कुछ रंग। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और जैसलमेर में होली की शुरुआत नगर आराध्य कहे जाने वाले लक्ष्मी नाथ जी मंदिर से होती है, जहां फाग गाया जाता है। आपको छोड़े जाते हैं सिटी सेंटर शो में संगीत में डूबी होली की इन्हीं रंगों के साथ। नमस्कार।